फ्रेंड्स, दिस इज एकता एंड वेलकम बैक टू अद्विक स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड्स, एजुकेशन वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीटेट, जो आपका सीटेट जनवरी में है, आपका 21 जनवरी को जो आपका सीटेट है उसके लिए हम सीडीपी पढ़ने वाले हैं। सीडीपी ये मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में ये आते हैं। यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे, आपका यहाँ से 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। स्थूल गत्यात्मक कौशल का मतलब ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण कौन सा है? भागना, पकड़ना, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, निचोड़ना। देखिए, मोटर स्किल जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है फाइन मोटर स्किल और दूसरी होती है ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक है, पहली होती है फाइन मोटर स्किल, दूसरी कौन सी होती है? ग्रॉस मोटर स्किल। और फाइन मोटर स्किल की बात कर लें तो फाइन मोटर स्किल क्या होता है कि इसमें जो बच्चा होता है अपनी छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करता है। ये फाइन मोटर स्किल में बच्चा अपनी मांसपेशियों का प्रयोग करता है छोटे छोटे कार्य करने के लिए, जैसे सुई में धागा पिरोना, ठीक है, अपने जूते के फीते बांधना, उठना, लिखना, चीज़ों को पकड़ना। तो अपनी छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग कर रहा है। किसका कर रहा है? मांसपेशियों का प्रयोग कर रहा है छोटी छोटी गतिविधियां करने के लिए। जो अपने मांसपेशियों का प्रयोग करे छोटी छोटी गतिविधियों को करने के लिए, जैसे लिखना, ठीक है, लिखना, सुई में धागा पिरोना, अपने जूते के फीते को बांधना, सूजलेस बांधना, ये क्या है? ये फाइन मोटर स्किल है। ये सभी क्या है? फाइन मोटर स्किल। जैसे पकड़ना, अब पकड़ना क्या है? इसमें किसी भी चीज़ को बच्चा पकड़ेगा तो उसमें अपनी उंगलियों का प्रयोग करेगा। तो ये अपनी मांसपेशियों का, छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग करेगा। तो ये क्या है? फाइन मोटर स्किल है। आड़ी तिरछी रेखाएं, इसमें भी अपनी मांसपेशियों का प्रयोग करेगा, छोटी छोटी गतिविधियां करेगा। ये भी क्या है? फाइन मोटर स्किल है। निचोड़ना, ये भी क्या है? फाइन मोटर स्किल है। अब स्थूल की बात कर लें, ग्रॉस मोटर स्किल क्या होती है? इसमें बालक क्या करता है? किसी भी गतिविधि को करने के लिए पूरे शरीर का प्रयोग करता है। जैसे घुटने के बल चलेगा, वो खड़े होकर चलेगा, दौड़ेगा, कूदनेगा। तो इसमें जो उसके शरीर की, पूरे शरीर की मांसपेशियां प्रयोग करती हैं, वो क्या होता है? ग्रॉस मोटर स्किल, स्थूल गत्यात्मक कौशल। तो फ्रेंड्स, आपको पता लग गया होगा कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? भागना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है? कह रहा है कि अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। अब पेन पकड़ना क्या है? फाइन मोटर स्किल है। पेन पकड़ना क्या है? पेन पकड़ना फाइन मोटर स्किल है। ठीक है, तो अधिकतर जो बच्चे हैं पेन पकड़ने से पहले ग्लास पकड़ना सीख लेते हैं। ये कौन से सिद्धांत को दर्शाता है? सेफेलोकोडल प्रिंसिपल मतलब शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल, या फिर पारस्परिकता, ठीक है, सिद्धांत, या फिर बहिष्कार का सिद्धांत। इसकी बात कर लें तो फ्रेंड्स, जो बालक का विकास होता है, एक तो होता है सेफेलोकोडल और दूसरा होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। दूसरा क्या होता है? प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफेलोकोडल में क्या होता है कि बच्चे का जो विकास है सिर से पैर की तरफ होता है। जो बच्चे का विकास है वो किस तरफ होता है? सिर से पैर की तरफ होता है। जो बच्चे का विकास है इसको मस्तोन्मुखी भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? मस्तोन्मुखी भी बोला जाता है, मतलब शीर्षाभिमुख विकास का सिद्धांत इसको बोला जाता है, मतलब सिर से पैर की तरफ। और दूसरा होता है अधोगामी प्रॉक्सिमोडिस्टल। ये विकास कहाँ से होता है? केन से परिधि, मतलब केन से स्टार्ट होगा पैरों, हाथों पैरों में, उसके बाद जाएगा पैर। केन से स्टार्ट होता है, मतलब केन से परिधि की तरफ होता है। तो इसको क्या बोला जाता है? प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि पेन पकड़ने से पहले बच्चा गिलास पकड़ना सीख लेता है। तो ये कौन से सिद्धांत को दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? अधोगामी सिद्धांत को, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल को दर्शाता है। यह निकट से दूर की दिशा में ये विकास होता है। निकट से कैसा होता है? दूर की दिशा में। ठीक है, पहले इसमें क्या होता है कि केंद्र से शरीर के कुछ हिस्सों तक पहुंचता है। विकास जो होता है केंद्र से शरीर के कुछ हिस्सों तक होता है। फिर ठीक है,
उसके बाद अन्य हिस्सों में विकास होगा। इसीलिए बच्चा क्या होता है, छोटी छोटी मांसपेशियाँ, फाइन मोटर स्किल के बजाय बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। तो इसी को क्या बोला जाता है, अधोगामी सिद्धांत, प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। अगला है, बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। बहुत छोटे बच्चे मतलब बहुत छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बताया गया सामाजिकरण की प्राथमिक संस्थाएं कौन सी होंगी। उनकी सामाजिकरण जो है उसकी प्राथमिक संस्थाएं कौन सी होंगी, आस पड़ोस और मुद्रक संचार। मुद्रक संचार मतलब प्रिंट मीडिया। अब प्रिंट मीडिया आस पड़ोस तो उसकी प्राथमिक संस्थाएं हैं सामाजिकरण की। जो प्रिंट मीडिया है ये किस में आ जाता है, द्वितीयक में। प्रिंट मीडिया किस में आ जाता है, द्वितीयक में। ठीक है, तो ये आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विद्यालय और कानून, सेकंड क्या है, विद्यालय और कानून। तो कानून भी आपका क्या है, कानून भी क्या है आपका द्वितीयक सामाजिकरण संस्थाएं हैं। सामाजिक नीति और धर्म ये भी क्या है, द्वितीय सामाजिकरण नीति और धर्म क्या है, द्वितीयक संस्थाएं। अब डी ऑप्शन क्या है, परिवार और आस पड़ोस, ये क्या है आपका राइट आंसर है। ये क्या है, बच्चे के प्राथमिक संस्थाएं हैं। कौन सी है, बच्चे की प्राथमिक संस्थाएं हैं। बच्चे का जो पहला स्कूल होता है वो क्या होता है, उसका परिवार ही होता है। पहला स्कूल उसका, अब ये परिवार और आस पड़ोस क्यों है प्राथमिक संस्थाएं, प्राथमिक सामाजिकरण संस्थाएं, क्योंकि परिवार से ही बालक का सामाजिकरण स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, परिवार से ही बालक का सामाजिकरण स्टार्ट होता है। परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। जो परिवार है उसकी फैमिली है वही क्या है, उसके बच्चे की प्रथम पाठशाला है। बकाए जितने भी दिए हैं ये क्या है, सब द्वितीयक सामाजिकरण संस्थाएं। ये सब क्या है, द्वितीयक सामाजिकरण संस्थाएं हैं। क्या हो गया, परिवार से ही बालक को आदर्श नागरिकता का पाठ सिखाया जाता है। परिवार से ही बच्चा क्या सीखता है, आदर्श नागरिकता का पाठ सीखता है कि दोस्तों से कैसे बातचीत करनी है, परिवार के साथ कैसे बातचीत करनी है, नियमों का पालन करना सिखाया जाता है। काम करने के लिए उसको पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, सार्वजनिक संस्थान है उस वहाँ पर कैसा व्यवहार किया जाता है उसको, ये सब चीज़ें कहाँ पर सिखाई जाती हैं, परिवार में ही सिखाई जाती हैं। इसलिए ये क्या है, सब परिवार और आस पड़ोस क्या है, प्राथमिक सामाजिकरण संस्थाएं हैं। विद्यालय, प्रिंट मीडिया, मुद्रक संचार मीडिया, ये कानून, धर्म, सामाजिकरण, ये सब क्या है, द्वितीयक सामाजिकरण संस्थाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं, मतलब अमूर्त चिंतन कर सकते हैं किस चरण में। अब जीन पियाजे ने 4 विकास के अवस्था, जीन पियाजे का डेवलपमेंट विकास है वो सिद्धांत है, उन्होंने कितनी विकास की अवस्थाएं बताई, तो उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई बालक के विकास के। पहली बताई थी सेंसरी मोटर संवेदीगामक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक और चौथी थी औपचारिक संक्रियात्मक। इसकी संवेदीगामक की जो एज थी वो कितनी थी, 0 से 2 वर्ष थी। पूर्व संक्रियात्मक की जो एज थी 2 से 7 वर्ष थी। मूर्त संक्रियात्मक की जो एज थी वो कितनी थी, 7 से 11 थी। और जो औपचारिक संक्रियात्मक की थी, फॉर्मल स्टेज की थी, वो कितनी थी, तो ये थी 11 से ऊपर। ये कितनी थी, 11 से ऊपर। सेंसरी मोटर की 0 से 2, प्री ऑपरेशनल की 2 से 7 और इसकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की 7 से 11 और फॉर्मल ऑपरेशनल की 11 से ऊपर। ठीक है, तो ये किसने बताई थी, जीन पियाजे ने इनकी एज बताई थी इन सभी अवस्थाओं की। इस अवस्था में कौन सी अवस्था है जहाँ निगमनात्मक रूप से बच्चा सोचना प्रारंभ कर देता है, मतलब अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है बच्चा, तो वो कौन सी अवस्था बताई थी इन्होंने, डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा अमूर्त तरीके से सोचता है चीज़ों को, मूर्त तरीके से, मूर्त का मतलब होता है जो चीज़ें उसके सामने हो उन्हीं के बारे में बच्चा सोच पाता है। अमूर्त का मतलब होता है कि जो चीज़ें उसके सामने नहीं हैं फिर भी उनके बारे में वह सोच सकता है, तो वो क्या होता है, अमूर्त चिंतन होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है।
इसमें बच्चा अपनी समस्याओं को अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अमूर्त रूप से सोचना शुरू कर देता है। अमूर्त सोच का प्रयोग करने लगता है किस अवस्था में? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ये अवस्थाएं किसने दी थी? तो जीन पियाजे ने दी थी। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में इन्होंने 4 चरण बताए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 5 वर्षीय रीना 2 पारदर्शी स्वरूप गिलास दिखाए। अब 5 वर्ष की रीना है, उसको 2 गिलास दिखाए पारदर्शी स्वरूप के। ठीक है, और दोनों गिलास कैसे हैं? बराबर हैं। दोनों गिलास कैसे हैं? बराबर हैं। दोनों गिलास आकार में छोटे तथा चौड़े। अब दोनों गिलास ये आकार में छोटे हैं और दोनों ही बराबर मात्रा में दूध डाला गया। वो दोनों ही गिलासों में दूध बराबर मात्रा में डाला गया, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। अब इन दोनों गिलासों को रीना को दिखाया गया तो रीना ने बताया कि हाँ, इन दोनों गिलासों में बराबर दूध है, क्योंकि उसको गिलास दोनों ही बराबर दिखाए गए थे। ठीक है, फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। फिर एक गिलास के दूध को क्या किया कि एक लंबे गिलास में, ठीक है, एक लंबे से गिलास में डाला गया जो लंबा। ठीक है, इस गिलास में दूध को डाला गया, एक गिलास के दूध को, इस वाले गिलास के दूध को इसमें डाल दिया गया। और रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज़्यादा है, जबकि ये दोनों जो गिलास पहले दिखाए गए थे ये दोनों बराबर थे। दोनों में ही एक ही मात्रा में दूध डाला गया था, दोनों ही बराबर मात्रा में दूध डाला गया। अब क्या किया कि एक गिलास के दूध को इस लंबे और पतले गिलास में डाल दिया गया। अब रीना क्या कह रही है? रीना 5 वर्ष की है, छोटी बच्ची। अब क्या कह रही है कि इस लंबे वाले गिलास में दूध ज़्यादा है। ठीक है, जीन पियाजे सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? अब वो कह रही है कि लंबे वाले गिलास में दूध ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए विकेंद्रीकरण में कठिनाई। बी ऑप्शन है जीववादी सोच। अब जीववादी एनिज्म क्या होता है? ये क्या होता है कि इसमें बच्चा निर्जीवों में भी निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है। जैसे पेन को उसमें वो सजीव समझता है कि पेन में भी जान होती है। जैसे बच्चा गिर गया, गिरने के बाद वो रोना स्टार्ट कर देता है। उस थोड़ी देर में उसकी मम्मी आई, उसने 2-3 थप्पड़ मार दिए ज़मीन में या दीवार में और कह दिया लो मैंने इसकी पिटाई कर दी, चुप हो जाओ, ये भी रोएगी। ठीक है, इसकी मैंने पिटाई कर दी। बच्चा चुप हो जाता है। तो वो क्या समझता है कि इसमें भी जीव है, वो जान है, ये सजीव है। तो वो उन चीज़ों को क्या समझता है? सजीव समझता है। निर्जीव चीज़ों को सजीव समझे, वो क्या होता है? जीववाद, एनिज्म। वो क्या होता है? एनिज्म। अब इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, विकेंद्रीकरण में कठिनाई, डिफिकल्टी इन डिसेंटरिंग। अब विकेंद्रीकरण क्या होता है कि अभी यही है कि बच्चे को पहले उसमें बच्चा क्या करता है कि चीज़ों को समझ नहीं पाता है, जबकि गिलास ये दोनों बराबर के थे और दूध भी इन दोनों में बराबर ही मात्रा में डाला गया। लेकिन एक गिलास के दूध को क्या किया है कि पतले से गिलास में डाल दिया। गिलास बड़ा हो गया लेकिन दूध तो उतना ही है, पतला था और ये चौड़ा गिलास था। ठीक है, तो अब क्या करें, इस गिलास में दूध ज़्यादा है तो इस चीज़ों को समझ नहीं पा रही है किस में ज़्यादा है किस में कम है। तो ये क्या होता है? विकेंद्रीकरण। ये क्या होता है? विकेंद्रीकरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है? अब पाठ क्या होता है? लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में पाठ आपने प्रयोग सुना होगा। पाठ को क्या बोलते हैं? मचान, इसके फोल्डिंग। ठीक है, पाठ ये तीनों एक ही चीज़ है। मचान, पाठ, इसके फोल्डिंग, ये तीनों एक ही चीज़ है। विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका, मतलब इसके फोल्डिंग प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है? उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया को अनुकूलित करना या सही जवाबों के लिए पुरस्कार देना? न तो पुरस्कार देंगे हम, जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारा देना। ये बात बिल्कुल ही सही है। इसके फोल्डिंग का मतलब क्या होता है कि बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ तक उसको, जैसे कोई बच्चा है यहाँ तक उसको पहुँचना है,
बच्चे को यहाँ तक पहुँचना है। अब वो अपनी ताकत से, अपनी क्षमता के अनुसार वो यहाँ तक पहुँच पा रहा है बस, और यहीं से गिर जाता है। ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, यहीं से गिर जाता है। अब कोई व्यक्ति आया, ठीक है, उसने उसको सहारा दे दिया। पहले वो यहाँ तक चढ़ पा रहा था, अब वो यहाँ तक चढ़ गया, तो उसने क्या किया कि उसको सहारा दे दिया। अब ये सहारा दिया, ये क्या कहलाएगी? स्कैफोल्डिंग। इसी को क्या बोलते हैं? पाड़। इसी को क्या बोलते हैं? पाड़। अब जिस व्यक्ति ने सहारा दिया उसको क्या बोला जाएगा? MKO। उसको क्या बोला जाएगा? MKO, मोर अदर नॉलेजेबल, ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? स्कैफोल्डिंग। ज़रूरत पड़े तो उसको संकेत और इशारा दे देना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जैसे आप सीटेट का एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रहे हो, आप 80 नंबर तक पहुंच पाते हो, आपको लाने हैं नंबर 90 नंबर, आप 80 नंबर पर ही आप खूब मेहनत करते हो, आप 80 नंबर पर ही रह जाते हो अपनी सेल्फ स्टडी से। अब आपने किसी से संपर्क किया, आपने शिक्षक से या किसी से, उसने आपकी हेल्प कर दी कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, तो आपने उसकी हेल्प से, उसने आपको गाइडेंस दे दी और आप उनकी हेल्प से 90 नंबर ले आए। तो 90 नंबर ले आए तो यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है इसको ही क्या बोला जाता है? स्कैफोल्डिंग, ठीक है। तो जो गैप है उसी को क्या बोलते हैं हम? स्कैफोल्डिंग। इसको क्या बोलते हैं? पाड़। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया? अब जो लेव वाइगोत्स्की हैं बोल रहे हैं कि निम्न में से लेव वाइगोत्स्की ने किसको बढ़ावा दिया? कंठस्थ, स्मरण और अत्यधिक जोर। तो बच्चे को कंठस्थ तो कराना ही नहीं है, ठीक है। बात करेंगे लेव वाइगोत्स्की की। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आपको बताना है, तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? सहयोगात्मक अधिगम। लेव वाइगोत्स्की ने किस पर अधिक जोर दिया? तो सहयोगात्मक अधिगम पर जोर दिया कि बच्चे को अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, बच्चा सॉल्व नहीं कर पा रहा है किसी भी क्वेश्चन को, थोड़ा सा वहाँ पर हिलक रहा है, तो आप उसकी क्या कर दो? हेल्प कर दो, सहायता कर दो, जो स्कैफोल्डिंग है, ठीक है। अब जो सहायता करेगा उसको क्या बोलेंगे? MKO, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया? किस पर जोर दिया? सहयोगात्मक अधिगम पर। किस पर जोर दिया? सहयोगात्मक अधिगम पर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ता को किस तरह समझा जाता है? प्रगतिशील कक्षा है, उसमें अधिगमकर्ता को किस तरह समझा जाता है? ज्ञान और निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में। आप अधिगमकर्ता को निष्क्रिय नहीं, ग्रहणकर्ता के रूप में नहीं समझेंगे। ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में। आगे देखते हैं, केवल व्याख्यान विधि से सीखने में सक्षम। तो ये भी बात गलत है। केवल का ऑप्शन आए वो आपका 99% गलत होगा। स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में असक्षम। तो असक्षम की तो बात बिल्कुल गलत है। तो आपका जो राइट आंसर बचा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में। प्रगतिशील शिक्षा की बात करें तो प्रगतिशील शिक्षा के जो जनक हैं उनको क्या बोला जाता है? जॉन डीवी। प्रगतिशील शिक्षा के जो जनक हैं उनको क्या कहा जाता है? जॉन डीवी। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। और रजनी क्या कर रही है कि किसी भी वस्तु को उसको दिखा दो, अब वो अपने मन में क्या बना लेती है? चित्र बना लेती है। चित्र और परिवर्तन में बहुत कुशल है। वो किसी भी चित्र को बनाकर उसमें परिवर्तन करने में क्या है? कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि को दर्शाती है? अब हार्वर्ड गार्डनर की बात कर लें तो इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धि बताई? तो मल्टीपल इंटेलिजेंस, इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई। हार्वर्ड गार्डनर ने NCERT के अनुसार कितने प्रकार की बुद्धि बताई? तो 8 प्रकार की बुद्धि बताई। उनमें कौन कौन सी बुद्धि है? एक तो आपकी भाषाई है, तार्किक गणितीय है, संगीतात्मक है, शारीरिक गति संवेदी है, स्थानिक है, अंतर्व्यक्तित्व है, ठीक है, प्रकृतिवादी है। ये आपकी कितनी बुद्धि हो गई? 8 प्रकार की बुद्धि हो गई। अब रजनी क्या कर रही है? किसी भी वस्तु को देख लेती है, अपने मन में, अपने दिमाग में उसका इमेज बना लेती है, उसका चित्र बना लेती है, ठीक है।
उसका क्या बना लेती है, चित्र बना लेती है। किसी भी दृश्य और चित्र को पैटर्न बनाने का कौशल होता है, वो कौन सी बुद्धि होती है, तो वो कौन सी बुद्धि होती है, तो स्थानिक बुद्धि होती है। कौन सी बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि होती है। इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे चित्रकार जो होते हैं, किसी भी इमेज को एक बार देख लें तुरंत उसका चित्र बना देते हैं। जैसे डिजाइनर हो गए, ये इनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है, तो इनमें स्थानिक बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जेंडर डॉट एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचना द्वारा आकृति पाती है या गर्भधारण के समय से ही पूर्व निर्धारित होती है, जन्मजात जैविक गुण है या फिर सामाजिक ऋण की संस्थाओं से प्रभावित नहीं होती है। तो जेंडर सामाजिक ऋण संस्थाओं से तो प्रभावित होता है, ये बात भी गलत है। ठीक है, ये बात भी गलत है। एक जन्मजात जैविक गुण है, तो जेंडर एक जन्मजात जैविक गुण नहीं है, ये हम लोगों के द्वारा बनाया गया है। ये लड़का है, ये लड़की है, जिसको घर का काम करना है लड़की को, और लड़के को बाहर ऑफिस का काम करना है, लड़की घर में खाना बनाएगी। ठीक है, तो ये जो जेंडर विविधता है ये हम लोगों ने ही बनाई है, जैविक गुण नहीं होता है, ये जन्मजात गुण नहीं है। गर्भधारण के समय ही पूर्व निर्धारित होता है, तो जेंडर भी गर्भधारण के समय निर्धारित नहीं होता है, ये सिर्फ हम लोग बनाते हैं। एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचना द्वारा आकृति पाती है, ये बात बिल्कुल सही है। ये एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचना द्वारा ही आकृति पाती है। जेंडर हम ही लोगों ने बनाया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। वीडियो कैसी लगी मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लिए ऐसे ही एजुकेशन वीडियो हम लाते रहेंगे।